नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बिहार री एग्ज़ाम एस्टेट टीजीटी हिंदी के 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये बिहार एस्टेट टीजीटी हिंदी का 5वां वीडियो है, तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, नाथ पंथ का दार्शनिक आधार है। 1 जैन मत, 2 शाक्त मत, 3 शैव मत, 4 बौद्ध मत। इसका विकल्प 3 सही है, शैव मत। नाथ पंथ का दार्शनिक आधार शैव मत है। जो लोग शिव की उपासना करते हैं वे उनका मत शैव मत होता है। तो ये नाथ पंथी जो लोग थे ये पहले बौद्धों की वज्रयान शाखा में थे, जिसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता था, और बाद में इन्होंने शैव मत को अपना लिया था। इसलिए नाथ पंथ का दार्शनिक आधार शैव मत है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, कीर्तिलता किस भाषा में रचित है। 1 ब्रज भाषा, 2 अवहट, 3 मैथिली, 4 अवधी। इसका विकल्प 2 सही है, अवहट। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति जी हैं, और विद्यापति जी ने विशेष रूप से 2 भाषाओं को अपनाया है, 1 अवहट और 1 मैथिली। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी कीर्तिलता रचना जो है ये अवहट में है। तो कीर्तिलता कीर्ति पताका इसकी रचना इन्होंने अवहट में की है, और इनकी पदावली जो रचना है वो मैथिल भाषा में है। इन्होंने श्रृंगार रस को सर्वोपरि माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है, और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि माना है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मित्रों, ये पूछा गया है। 1 भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है। 2 आचार्य शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत माना है। 3 भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 4 भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया गया है। इसका विकल्प 1 सही है। इसमें असत्य कथन पूछा गया, तो असत्य कथन ही है 1, इसीलिए यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल नहीं है। भक्ति काल का एक अन्य नाम है पूर्व मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल नाम है रीतिकाल का। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। 1 2 दूसरा विकल्प देखते हैं 3, तीसरा 4, चौथा 5। इसका विकल्प 4 सही है, 5। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, जो इस प्रकार से हैं। पश्चिमी हिंदी, इसकी 5 बोलियां हैं। फिर राजस्थानी हिंदी, इसकी भी 5 बोलियां हैं। फिर पूर्वी हिंदी, इसकी 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी, इसकी भी 3 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी, इसकी 2 बोलियां हैं। तो इस प्रकार से उपभाषाओं की संख्या 5 है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है मित्रों। 1 बीभत्स जुगुप्सा, 2 हास्य उत्साह, 3 शांत शोक, 4 श्रृंगार विस्मय। इसका ये प्रश्न गलत है। इसमें नहीं होना चाहिए। तो मित्रों इसमें नहीं रहेगा, नहीं काट दे रही हूँ मैं। इसका प्रश्न ये होगा कि रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, बीभत्स जुगुप्सा। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है।
बीभत्स रस वहाँ होता है जहाँ किसी घृणित दृश्य को देखकर हमारे मुंह से निकल जाए छी छी। जैसे मान लो कहीं मल मूत्र या मरे जानवर वगैरह, मांस वगैरह के टुकड़े पड़े हों, तो जहाँ पर बहुत ही घृणित दृश्य होगा तो वहाँ पर बीभत्स रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। तो यही विकल्प सही है, अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो गलत हैं। हास्य रस, हास्य का स्थायी भाव उत्साह नहीं होता, हास्य का स्थायी भाव होता है हास। शांत रस का स्थायी भाव शोक नहीं होता, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या संसार विषयक निस्सारता। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रस, विस्मय स्थायी भाव होता है अद्भुत रस का। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, मैथिली का क्षेत्र नहीं है। 1 दरभंगा, 2 पूर्णिया, 3 गोरखपुर, 4 मधुबनी। इसका विकल्प 3 सही है, गोरखपुर। गोरखपुर मैथिली का क्षेत्र नहीं है। गोरखपुर में भोजपुरी बोली बोली जाती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। 1 फारसी, 2 अरबी, 3 तुर्की, 4 अंग्रेजी। इसका विकल्प 1 सही है, फारसी। सिफारिश फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के कुछ थोड़े से अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो मुझे याद आ रहे हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। अफसोस, गुलाब, जान, आतिशबाजी, खामोश, जोश, ये इस फारसी भाषा के शब्द हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, सदैव में कौन सी संधि है। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि। इसका विकल्प 3 सही है, वृद्धि संधि। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा प्लस यौ, तो आ प्लस ए बराबर अय। तो मित्रों, जहाँ समान स्वरों के मेल से दीर्घ बड़ा होता है वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है, और जहाँ असमान स्वरों के मेल से वृद्धि होती है, जैसे यहाँ पर आ प्लस ए बराबर अय हो गया है, तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहितो मेरो कवित्त बनावत। किसकी पंक्ति है। 1 घनानंद, 2 बिहारी, 3 केशवदास, 4 तुलसीदास। इसका विकल्प 1 सही है, घनानंद। ये उक्ति रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद जी की है। रीत काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा। तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने स्वतंत्र हृदय से कविताएं की हैं। इन्होंने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा की तरह रस छंद अलंकार से बिल्कुल मतलब भरी हुई रचना नहीं की है। इन्होंने बिल्कुल मुक्त हृदय से जो इनके हृदय में भाव आए, इन्हें ने अपने भावों को स्वतंत्र होकर प्रकट किया है। तो घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, यमुना यश। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली है। 1 गढ़वाली, 2 मारवाड़ी, 3 अवधी, 4 कन्नौजी। इसका विकल्प 4 सही है, कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी की बोली है। मारवाड़ी यह राजस्थानी हिंदी की बोली है। अवधी यह पूर्वी हिंदी की बोली है। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 11, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? 1. सैडलर आयोग, 2. राधाकृष्णन आयोग, 3. मुदालियर आयोग, 4. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। इसका विकल्प 4 सही है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। त्रिभाषा भाषा में 3 भाषाएं होती हैं। पहली भाषा यह मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा होती है। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में ये अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में ये अंग्रेजी या एक आधुनिक भाषा होगी। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर को लेकर लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है? 1. सज्जनता का दंड, 2. उसने कहा था, 3. ईश्वरीय न्याय, 4. सिपाही की माँ। इसका विकल्प 2 सही है, उसने कहा था। उसने कहा था ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई थी। ये कहानी किसके द्वारा लिखी है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने केवल 3 कहानियाँ लिखी हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, और इन्हीं 3 कहानियों से हिंदी कहानी साहित्य जगत में अमर हो गए। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार हैं? 1. प्रभाकर माचुए, 2. विद्यानिवास मिश्र, 3. हरिशंकर परसाई, 4. कुबेर नाथ राय। इसका विकल्प 3 सही है, हरिशंकर परसाई। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके निबंधकार हरिशंकर परसाई जी हैं और ये हास्य व्यंग्यकार हैं। ये हास्य व्यंग्यकार निबंध जो है, हास्य व्यंग्य निबंध इन्होंने लिखे हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध इस प्रकार से हैं। पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, सिक्का बदल गया कि कथाकार हैं? ये की नहीं, की होना चाहिए या के होना चाहिए, लेकिन थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है। आप तो सिक्का बदल गया कि कथाकार हैं। 1. मेहरुन्निसा परवेज, 2. कृष्णा सोबती, 3. मृणाल पांडे, 4. मृदुला गर्ग। इसका विकल्प 2 सही, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी जो हैं ये सिक्का बदल गया कहानी की कथाकार हैं। कृष्णा सोबती जी की अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं नफीसा, बादलों के घेरे और बचपन। अगला प्रश्न। प्रश्न 15, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं हैं? इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं हैं? 1. राम नरेश त्रिपाठी, 2. प्रताप नारायण मिश्र, 3. बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, 4. जगमोहन सिंह। इसका विकल्प 1 सही, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी भारतेंदु मंडल के नहीं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। जबकि बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सभी जो हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह किस प्रकार का वाक्य है? 1. सरल वाक्य, 2. संयुक्त वाक्य, 3. मिश्र वाक्य, 4. निषेधवाचक वाक्य। इसका विकल्प 3 सही है, मिश्र वाक्य।
देखो मित्रों, यहाँ पर जो आ गया है, और जो, जिसे, जैसा, जिसका, इस प्रकार के अगर कभी शब्द आ जाते हैं तो आप समझ लो 99% वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। दूसरे मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी पहचान ये है, जब हम दोनों उपवाक्यों को जोड़ देते हैं तभी इसका पूरा अर्थ निकलता है। जो आदमी जिस समाज का है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हमने आगे के उपवाक्य को भी इसमें जोड़ दिया, उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर पड़ता है, तब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि मिश्र वाक्य है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17। ठा का उच्चारण स्थान है ए तालु, 2 कंठ, 3 दंत, 4 मूर्धा। इसका विकल्प 4 सही है मूर्धा। इसका विकल्प 4 सही मूर्धा। ताल से ऊपर वाले भाग को मूर्धा कहते हैं, और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा ये किस में आएंगे? टा वर्ग में। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। कंठ में क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। ताल में क्या आता है? चा, छा, ज, झा, या। दंत में क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना। अगला प्रश्न। प्रश्न 18। अमरीलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है? 1 नाचो बहुत गोपाल, दूसरा अमृत और विष, तीसरा खंजन नयन, चौथा मानस का हंस। इसका विकल्प 3 सही है खंजन नयन। इसका विकल्प 3 सही है खंजन नयन। तो अमरीलाल नागर जी ने सूरदास को खंजन नयन नामक उपन्यास का कथानायक बनाया है। देखते हैं अगला प्रश्न। लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? चील स्त्रीलिंग, 1 चील स्त्रीलिंग, 2 संतान पुल्लिंग, 3 समूह स्त्रीलिंग, 4 प्रजा पुल्लिंग। 4 प्रजा पुल्लिंग। इसका विकल्प 1 सही है चील स्त्रीलिंग। तो मित्रों, चील जो है ये स्त्रीलिंग होती है। जैसे चील है, और ये आपकी छिपकली है, दीमक, चील, छिपकली, दीमक। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए इनके नाम से पहले क्या करते हैं? नर लगा देते हैं। जैसे चील सिर्फ स्त्रीलिंग में होगी, तो चील को जब हमें पुल्लिंग बनाना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नर चील कर देंगे। जैसे दीमक स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, इसको पुल्लिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नर दीमक लगा देंगे उससे पहले। जैसे मक्खी स्त्रीलिंग होती है, इसको पुल्लिंग बनाने के लिए हम नर मक्खी कर देंगे। आगे संतान स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये युग्म जो है वो सही नहीं है। जैसे उनकी संतान अच्छी है, उनकी संतान बुरी थी, इस प्रकार से आप बोलकर लिंग का पता लगा सकते हैं। समूह शब्द ही पुल्लिंग है। जैसे कि बच्चों का समूह। प्रजा क्या है? प्रजा इसमें दिया है कि पुल्लिंग, जबकि प्रजा क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे भारत की प्रजा बहुत सुखी है। तो इस तरह से हम बोलकर जान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। ये चील शब्द नित्य स्त्रीलिंग ही होता है, इसका पुल्लिंग नहीं होता। इसको पुल्लिंग बनाने के लिए इससे पहले नर चील कर देंगे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है?
ओज गुण का व्यंजक नहीं है। एक संयुक्ताक्षरों का अधिक, दो समाज का बाहुल्य, तीन टा वर्ण का अधिक प्रयोग, चार विभस रस की प्रधानता। इसका विकल्प 4 सही, विभस रस की प्रधानता। ये ओज गुण का परिचायक व्यंजक नहीं है। अगला प्रश्न, अन्वेषण जिम्मा का संधि है। अन्वेषण जिम्मा, इसमें केवल अन्वेषण होना चाहिए। अन्वेषण का संधि विच्छेद, एक अन प्लस एषण, दो अन प्लस ऐषण, तीन अनु प्लस एषण, चार अनु प्लस ऐषण। इसका विकल्प 3 सही होगा, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, कर्ता ने विभक्ति चिह्न के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक, सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है। दूसरा, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। तीन, वर्तमान और भविष्यत कालों की क्रिया में कर्ता के प्रयोग के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। एक बार और मैं विकल्प पढ़ देती हूँ। क्या है प्रश्न कि कर्ता के ने विभक्ति का चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मित्रों, कहने का अर्थ ये है कि कर्ता कारक में जो ने विभक्ति है, कर्ता कारक का चिन्ह, इसके विषय में कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है। मित्रों, बिल्कुल सही है। जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनमें ने विभक्ति का चिन्ह नहीं लगता है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कर्ता कारक का चिन्ह को ने होता है और एक शून्य होता है। कहने का अर्थ ये है, कहीं पर कर्ता कारक में ने चिन्ह लगता है और कहीं पर नहीं लगता है, लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर भी कर्ता कारक होता है लेकिन ने चिन्ह नहीं लगता है। तो अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं उनमें ने विभक्ति नहीं लगती है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया जो सकर्मक क्रिया में बदल दी जाती तब ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अकर्मक बहुत अक्सर जो है सकर्मक क्रिया में बदल, जैसे आप प्रेरणार्थक रूप दे दो किसी अकर्मक क्रिया को तो क्या होगा, उस सकर्मक में बदल जाती है। तो अकर्मक क्रिया जब सकर्मक में बदल जाती है तब ने का प्रयोग होता है। तीसरा विकल्प, वर्तमान और भविष्यत कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। ये भी विकल्प मित्रों बिल्कुल सही है। वर्तमान और भविष्यत कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन क्रिया पर कर्ता का प्रभाव कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, इसलिए कर्ता कारक होता है। ये जो है वो भूतकाल जहाँ पर होता है, सामान्य भूतकाल जैसे आप ले लो तो ने चिन्ह का प्रयोग होगा कर्ता कारक में। तो इसका विकल्प 4 सही है, उपरोक्त सभी। देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार से नहीं है ये पूछा गया है मित्रों। एक, शिवपूजन सहाय, 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3, रामधारी सिंह दिनकर, 4, फणीश्वर नाथ रेणु। इसका विकल्प 2 सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संबंध बिहार से नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओझोलिया नामक गांव में हुआ था। और बलिया भी बिल्कुल बिहार से सटा हुआ है मित्रों, यूपी का बॉर्डर है ये।
लेकिन इनका जन्म तो है यहीं बिहार में हुआ, वो सॉरी बलिया में हुआ था जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो आप जानते ही हो, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं ये भी आप लोगों को पता होगा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो भी इन्होंने लिखा है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, अशोक के फूल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? 1 रवीन्द्रनाथ टैगोर, 2 शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, 3 विष्णु प्रभाकर, 4 बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका विकल्प 2 सही है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो विष्णु प्रभाकर जी इसके रचनाकार हैं। और ये आवारा मसीहा जो जीवनी है ये इन्होंने शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी के ऊपर लिखी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। कथन का संबंध है। एक कहानी का प्लाट होना चाहिए। यहाँ चंद बिंदु लगेगी प्लाट में मित्रों। कहानी का प्लाट, पूस की रात, कफन, महुए का पेड़। इसका विकल्प 1 सही है। कहानी का प्लाट। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इस कथन का संबंध कहानी के प्लाट नामक कहानी से है। और ये जो है ये शिवपूजन सहाय द्वारा रचित कहानी है। किसके द्वारा रचित कहानी है ये शिवपूजन सहाय द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ये कहानी का प्लाट इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। अब मित्रों यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो देखो मित्रों ऐसा ही फिर मुझे भी मतलब एक मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और अच्छे प्रश्न और अधिक मात्रा में और इससे भी अच्छे प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तो अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।